हेलो गाइस, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 27 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा, तो उसका आंसर भी ज़रूर बताइएगा। कल की वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 26 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 1986 में यूक्रेन में जो है चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना हुई थी। तो उसमें जो है मतलब जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम फेंके थे अमेरिका ने, उससे भी ज़्यादा जो है घातक ये परमाणु दुर्घटना थी। तो इसमें बहुत रेडिएशंस का प्रभाव जो है बहुत से लोगों पे पड़ा था। तो इसको दुनिया का सबसे बड़ा जो है परमाणु हादसा माना जाता है। ठीक है, गैस लीक होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब भयंकर ये घटना हुई थी। तो ये मतलब जो रेडिएशन वाली जो घटनाएं होती हैं या इस तरीके की जो प्राकृतिक मतलब डिजास्टर होती हैं, ठीक है, तो क्या मतलब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए या फिर जो उसमें शहीद हुए हैं उन लोगों को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर डे मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि 26 अप्रैल को। हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यहाँ से दो टाइप से क्वेश्चन बन के एग्जाम में हमारा आता है। एक तो सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया कब जाता है, और दूसरा हमसे पूछा जाता है कि इस दिवस के लिए थीम क्या रखी गई थी इस वर्ष। तो इस वर्ष यानी कि 2020 की अगर हम बात करेंगे तो 2020 के लिए इसकी थीम रखी गई है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। और वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की जो थीम रखी गई थी वो थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के होगा यहाँ पर, ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत को विदेशों से भेजे जाने वाले धन में साल 2020 में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अभी रिसेंटली विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत को जो विदेशों से पैसा भेजा जाता है उस पैसे में इस साल 23% की जो है कमी आएगी, यानी कि 2020 में जो है भारत 23% कम पैसा आएगा विदेशों से। पिछले साल ये 83 अरब डॉलर था और इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि ये 64 अरब डॉलर रहेगा। अभी पैसा आता कैसे है कि हमारे जो लोग हैं, जो भी भारतीय हैं जो बाहर काम करते हैं, तो वो पैसा भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वहाँ की जो करेंसी है वो यहाँ आती है, तो ये उसी पैसे की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण बहुत से देशों ने जो प्रवासी है, मजदूर हैं या कर्मचारी हैं, उनके जो सैलरी है उसमें कटौती की है। तो जाहिर सी बात है अगर उनको पैसा कम मिलेगा तो वो भारत भी कम भेजेंगे और भी कई जो है चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो याद रखिएगा 23% की कमी यहाँ पर आएगी। ठीक है, और अगर हम पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें, मतलब सभी देशों में सभी देशों की अगर हम हिसाब माफ करिएगा, सभी देशों की अगर हम बात करें तो मतलब 20% जो है यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि जो पिछले साल जो पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ है एक देश से दूसरे देश, उसमें जो है टोटल अमाउंट में 20% की गिरावट देखने को मिलेगी। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा कि निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय समिति के सीईओ के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सीमा नंदा। अभी रिसेंटली सीमा नंदा ने अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है उससे पहले ही जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सीईओ के पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। याद रखिएगा कि नंदा जून 2018 में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीईओ बनने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी थी। ठीक है,
तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनेगा। अमेरिका में नवंबर 2020 में चुनाव होने हैं, तो उससे पहले जो है इस फैसले को काफ़ी वहाँ पर मतलब काफ़ी चर्चा का ये विषय बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की कि अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत पर फ्रीज कर दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 17%। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं, ठीक है, उनको जो महंगाई भत्ता मिलता है अभी तक 17%, वो 17% ही रहेगा, यानी कि वो नहीं बढ़ाया जाएगा। और ये जो फैसला है ये जून 2021 तक लागू होगा, यानी कि जून 2021 तक सीधे से कहें कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो महंगाई भत्ता जो डीए मिलता है उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें से 61 लाख पेंशन कर्मचारी भी हैं, तो 50 लाख जो है केंद्रीय कर्मचारी जो अभी काम कर रहे हैं, इसके अलावा 61 लाख जो है पेंशन भोगी हैं, तो इन लोगों पे जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और भारत सरकार को लगभग 1.25 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर बचत होगी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से याद रखना होगा कि 17% पर जो है फ्रीज कर दिया है महंगाई भत्ते को केंद्रीय कर्मचारियों के। और केंद्र सरकार ने मतलब जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने मार्च 2020 में फैसला किया था कि जो महंगाई भत्ता दिया जाता है केंद्रीय कर्मचारियों को 17%, उसको बढ़ाकर 21% कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इसको बढ़ा दिया गया था, लेकिन बढ़ा हुआ तो मिलेगा नहीं, खैर जितना पहले था उतना ही मिलेगा अब कुछ टाइम के लिए। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर है, तो बहुत जल्दी जो है उम्मीद करते हैं कि इसका फैसला आ जाएगा। और सरकार का ये जो फैसला है मुझे लगता है ये कैंसिल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार के किसी भी कर्मचारियों के वेतन में बहुत कम होता है कि इस तरह की कटौती देखने को मिले। ठीक है, तो सरकार ने किया है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जल्दी इस पर कोई फैसला लेगा। जब लेता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग तो नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति के सचिव जिनका नाम था संजय कोठारी। आई थिंक कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इनको जो है अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग का नियुक्त किया गया है। इनकी जो नियुक्ति है वो 2021 तक के लिए की गई है, जून 2021 तक के लिए। और इससे पहले जो केंद्रीय सतर्कता आयोग थे उनका नाम था केवी चौधरी, तो जो कि पिछले साल जून में रिटायर हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और संजय कोठारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो शपथ दिलाते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग को। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है उसी के सबसे प्रमुख होते हैं, मतलब ये। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख होता है। तो ये जो आयोग है ये भारत सरकार के जितने भी विभाग आते हैं उनके कर्मचारी और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लिए जो है नियंत्रण रखता है, यानी कि कोई भी जो है भ्रष्टाचार ना कर सके इसके ऊपर जो है ये नज़र रखता है, सजेशन देता है और भी कई काम जो है ये करता है। तो मेन जो है ये भ्रष्टाचार रोधी संस्थान है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो स्थापना है वो 1964 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की कि अप्रैल 2020 में प्रसिद्ध क्रिकेटर ग्रीम वॉटसन का निधन हो गया। वे किस देश से हैं, किस देश से थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ग्रीम वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। 1966 से 1972 तक इन्होंने 5 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां कि अप्रैल 2020 में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली एट होम कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है। हमको बताना है कि ये जो किट है ये किसने विकसित की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि लैब कार्प ने। अभी रिसेंटली यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है, एट होम कोविड-19 परीक्षण किट। और इसको ये जो किट है इसको लैब कार्प ने विकसित किया है। ये जो लैब कार्प है ये अमेरिका की एक कंपनी है, जिसके पूरे अमेरिका भर में जो है कई प्रयोगशालाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, चिकित्सा प्रयोगशालाएं। और ये जो किट है इसकी कीमत रखी गई है $119। तो याद रखिएगा इस किट के द्वारा मतलब आप घर में ही जो है कोरोना वायरस का परीक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने नेशनल शिपिंग बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। हमको बताना है कि इसके महानिदेशक कौन है,
कौन हैं, कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि मालिनी शंकर। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने नेशनल शिपिंग बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिसके महानिदेशक हैं मालिनी शंकर, तो याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं ये जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है ये होता क्या चीज़ है, तो जितने भी शिपिंग या फिर शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी मामले होते हैं उसका जो है ये एक सलाहकार निकाय है। मतलब अगर किसी देश जो है या फिर किसी अन्य जगह पे शिपिंग कोई सामान भेजना हो समुद्र के माध्यम से, ठीक है, तो उसमें जो है ये मतलब ये महत्वपूर्ण फैसले लेती है, सलाह देती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेशनल शिपिंग बोर्ड की जो महानिदेशक है उनका नाम है मालिनी शंकर, ठीक है। तो इसी बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की मेज़बानी किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि पाकिस्तान। अभी रिसेंटली सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसकी मेज़बानी की थी पाकिस्तान ने इस बैठक को बुलाया था, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, तो याद रखिएगा, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। सार्क देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल है। तो ये सभी देशों ने जो है इस बैठक में हिस्सा लिया था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो याद रखिएगा ये जो बैठक थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपसे पूछा था कि मैनहट्टन पर्वत पर जो है कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का जो झंडा है वो प्रदर्शित किया गया था भारत को सराहना करने के लिए। तो आपको बताना था कि जो मैटरहॉर्न, माफ़ करिएगा, मैटरहॉर्न जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये वाला था, यानी कि स्विट्जरलैंड। और लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि अप्रैल 2020 में किस राज्य में बीमार लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श देने हेतु ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की गई? ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत किस राज्य में की गई, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक